नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। चुनावी साल में भूपेश सरकार का ये आखिरी बजट होगा, जिसे यहां के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार उनकी कुछ मांगों को जरूर पूरा करते हुए चुनावी मैदान में जाना चाहेगी, लेकिन उससे पहले बजट सत्र में बीजेपी ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। आरक्षण, नियमितीकरण समेत कई मुद्दों को लेकर सदन में जमकर हंगामे की तैयारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू हो रहा है। ये इस कार्यकाल में भूपेश बघेल सरकार का आखिरी बजट है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस लिहाज से ये बजट कई मायनों में खास माना जा रहा है। इसके अलावा इस बजट को लेकर अलग अलग वर्ग उम्मीद भरी निगाहों से सरकार के बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें राज्य के लाखों अनियमित कर्मचारी भी शामिल हैं, जो पिछले 4 साल से कांग्रेस सरकार के वादे को याद दिला रहे हैं। 1 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट सत्र में 13 कार्य दिवस का सत्र होगा। बीच में होली के कारण लंबा ब्रेक रहेगा। भूपेश बघेल सरकार के आखिरी बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी अपनी अपनी तैयारी कर ली है। सरकार एक तरफ जहां बजट से लोगों को खुश करने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने कानून व्यवस्था, संविदा कर्मचारी की नियुक्ति, नक्सली हत्या, मोर आवास और मोर मकान जैसे मुद्दों को लेकर सदन में जमकर हंगामा करने की तैयारी में है। सदन में इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी नोक-झोंक होनी तय है। चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट से उम्मीदें लगाई जा रही है कि कई लोक लुभावन घोषणाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पिटारा लोगों के लिए खुलेगा, लेकिन क्या उससे 2023 में सत्ता की वापसी का रास्ता बन पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस नेता अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता निश्चय वाजपेयी और साथ ही हमारे संवाददाता खोमन साहू भी न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमित जी, आपसे ही सवाल। कल से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उसके पहले ही काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल है। विपक्ष भी अपनी तैयारी तेज़ कर रहा है और निश्चित तौर पर चूंकि चुनाव के ठीक पहले का इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, तो निश्चित तौर से ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, लगातार 4 सालों से जी जो काम, आपको मैं बता दूं कि लोग कहते हैं भूपेश है भरोसा है, ये यूं ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि इन 4.5 सालों में हम टेस्टेड और ट्रस्टेड छत्तीसगढ़ के लिए दोनों हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सरकार का एक ही ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का उसको लाभ मिले, और हम कैसे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को सशक्त, खुशहाल और समृद्ध बनाएं, यही हमारा प्रयास है। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि पिछले 4.5 सालों में हमने जो वादे किए थे, हमने जो संकल्प लिए थे, हमने कभी उसका विकल्प नहीं ढूंढा, और लगातार हमने जो काम किया है ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में आज किसान समृद्ध है, खुशहाल है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की गूंज है, और छत्तीसगढ़ मॉडल जो पूरे देश में पसंद किया जा रहा है, लोग यूं ही नहीं कहते जी कि भूपेश है तो भरोसा है। एक क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, और उनसे ही पूछ के, जिस प्रकार से हमने घोषणा पत्र बनाया था, आज बजट के पूर्व भी हम जब चर्चा करते हैं, कई विभागों से, मंत्रियों से भी, अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, लोग जो हमारे जो निरंतर आते हैं उनसे चर्चा की, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ चौमुखी जो विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ महतारी की गूंज जो पूरे देश में गूंजी जा रही है, मुझे लगता है कि सारी चीजों को
एक समायोजित करके बजट को तैयार किया जाएगा। यही हमारी मुख्यमंत्री जी से आशा है। जी बिल्कुल। निश्चय वाजपेयी जी, जहां कांग्रेस को साफ लगता है कि हम जो 4 साल से जो जिन कामों को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से विकास को आगे ले गए, जो बजट आने वाला है, जो कि इस सरकार के पहले कार्यकाल का अगर हम देखें इस तरह से, तो पहला अंतिम बजट होगा और इसके बाद हम सीधे सीधे चुनाव में जाते नजर आएंगे। भले ही एक और विधानसभा का सत्र बीच में आएगा, लेकिन सरकार के पास ये अंतिम अवसर है कि लोगों के लिए कुछ करना चाहती है तो कर सकती है। आप किन मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी कर रहे हैं? अभय जी, देखिए, बजट जो होता है जी। वो ये मान के चलिए कि समस्त योजनाओं का और उनके क्रियान्वयन की गंगोत्री होती है। जी। आपको जो भी करना है बजट से ही स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आपने उसमें राशि का प्रावधान किया है कि नहीं किया है। उससे आप क्या करने वाले हैं इसका स्पष्ट संकेत मिल जाता है। अलग अलग दृष्टि में, अलग अलग आयामों में अगर अपन देखें तो जैसे किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि ये 2 साल का बकाया बोनस देंगे या सिंचाई का रकबा जो है वो दुगना करेंगे। इन सारी योजनाओं के लिए इस बजट में कुछ पैसा आता है कि नहीं, उससे इनकी नीयत स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे जितने हमारे कर्मचारी हैं, तो सबके सब कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आपके चाहे मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आपके स्वास्थ्य कर्मी हो, आपके पंचायत कर्मी हो, अनियमित वेतनभोगी समेत समस्त जितने भी हैं, क्योंकि इनसे कुछ वादे किए गए थे। और ये हर बार इस बात को बोल दिया जाता था कि भाई हमको तो 5 साल के लिए चुना गया है, हम 5 साल में अपने वादे पूरे करेंगे। तो वास्तव में इनकी नीयत उन वादों को पूर्ण करने की थी कि नहीं थी, वो इस बजट से खुल जाएगा। अगर इन्होंने पैसे की पर्याप्त व्यवस्था की, बुजुर्गों को 1000 रुपए देंगे और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो बेरोजगारी भत्ता पूरे 5 साल के लिए देंगे। उसमें पैसे ये प्रावधान करते हैं कि नहीं करते हैं? बुजुर्ग पेंशनधारियों के लिए पूरे पैसे का प्रावधान करते हैं कि नहीं करते हैं? ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सड़कों का हाल इतना खराब है छत्तीसगढ़ के अंदर, और जिस तरीके के अपराध बढ़े हुए हैं, इनकी रोकथाम के लिए वो कोई व्यवस्था बजट में करते हैं कि नहीं करते हैं? अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब है, आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है, तो इसके लिए वो कुछ व्यवस्था करते हैं कि नहीं, देखने की बात है। और देखिए, अब बजट तो आने वाला है, उसके बाद और इस पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बजट सत्र शुरू हो रहा है तो निश्चित तौर पे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सत्ता पक्ष के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और विपक्ष देख रहा है कि सरकार को कहां घेरा जा सकता है। खोमन लगातार गहमागहमी चलती रहती है और जो बजट सत्र, जो कि पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है किसी भी विधानसभा के लिए, क्योंकि सरकार की सारी आर्थिक नीतियां, उसकी दिशा दशा, सोच, सबका परिचय मिलता है। इस बार के बजट की बात करूं तो भूपेश के पिटारे की तरफ सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि एक तरफ जो है सहायक शिक्षक अपनी मांगें लेकर काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं वो भी मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर अगर हम देखें तो अनियमित और संविदा कर्मचारियों को भी नियमितीकरण की आस है और इन सब के लिए बजट में प्रावधान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पैसा होगा तो ही इनकी मांगें पूरी की जा सकेंगी। दूसरी तरफ चुनौती ये कि सरकार के सामने जनता के पास जाने से पहले ये अंतिम अवसर है जब वो ऐसी योजनाओं में अपने लिए फंड दे सके जिससे कि जनता वोट देने के लिए उसकी तरफ आकृष्ट हो। तो क्या चुनौतियां कांग्रेस के सामने हैं इस समय? सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं इस सत्र में? ये चुनौतियां सबसे बड़ी है कि सभी वर्गों को कैसे साथ सके, क्योंकि युवाएं हैं, महिलाएं हैं और इसके अलावा जो अनियमित कर्मचारी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी है, आंगनबाड़ी की जो सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं वो है, उसके अलावा तमाम जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, तो बड़ी संख्या में हर वर्ग की नज़र इस बजट सत्र में है, क्योंकि लगातार लोग अपेक्षाएं कर रहे हैं कि सरकार की आखिरी बजट है, ऐसे में सरकार जो है लोगों के लिए क्या क्या कर सकती है। मैं बहुत विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछली बार सरकार ने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी कि आने वाले दिनों में वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ता जो है प्रदेश के युवाओं को दी जाएगी। दूसरी बड़ी बात करूं तो पत्रकार सुरक्षा कानून की जो है वो सरकार ने बात कही थी, अब उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा। दूसरी बात आपने अनियमित कर्मचारियों की कही थी, अनुकंपा नियुक्ति की मांग कही थी। बड़े लंबे अरसे से 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने वादा भी किया था कर्मचारियों से, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की, तो कर्मचारी जो है टकटकी लगाए सरकार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि
सरकार से बड़ी आस है, क्योंकि आखिरी बजट सत्र है। ऐसे में कर्मचारियों को क्या मिलता है इस बजट से, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। दूसरी बड़ी बात यही है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो मीडियम स्कूल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसका विस्तार किया जाएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं जो लोगों को सीधा लाभ इससे मिलता है। इसके अलावा बड़ी बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कहती रही ये किसानों की सरकार है। अभी 2500 रुपए में बिल्कुल, यानी हर वर्ग जो है वो कुछ ना कुछ उम्मीद सरकार से लगाए बैठा है। और जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी वो होगी कि संसाधनों का बंटवारा किस तरह से किया जाए कि कोई ज़रूरी काम भी ना रुके और लोगों की अपेक्षाएं भी पूरी हो सकें। अमित जी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, निश्चय जी भी बता रहे थे, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको लेकर सरकार को इस बजट सत्र की में सबकी उम्मीदें पूरी करने की तरफ जाना है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी किए बैठा है, जैसा उनके बयानों से बहुत साफ साफ है। धर्मांतरण का मुद्दा, शराबबंदी का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, जो पीएम आवास है उसकी बात की जा रही है। विपक्ष के जो ये हमले होंगे इसका सामना कैसे करेंगे? देखिए, लगातार आपको बता दूं कि पिछले 4.5 सालों से हमारी सरकार जो काम कर रही है, और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सोपान को लेके जब हम सेवा, जतन और सरोकार जब हम कहते हैं तो उसमें सारे छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख लोग आ जाते हैं, और छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी सरकार की है। और मैं आपको बता दूं कि हमने जो जिस सोच को छत्तीसगढ़, जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को जिस सोच को लेके हम आगे बढ़े हैं, और जो हमने औद्योगिक नीति लाई, चाहे हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे जिस प्रकार से नक्सल क्षेत्र में विकास करने की बात हो, लगातार चौमुखी विकास किया जा रहा है। और एक अविरल धारा जो छत्तीसगढ़ में बह रही है। आपने ठीक कहा कि जब व्यक्ति काम करता है तो उससे आकांक्षाएं ज्यादा रहती है, उससे उम्मीद ज्यादा रहती है। और हमें इस बात की खुशी है कि सभी वर्गों को लेकर हमने बजट तैयार कर रहे हैं। और सारी चीजों को मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने बहुत सारी हमारे फोकस में है किसान भाई, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे युवा हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार अगर आप देखेंगे तो नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी की गूंज है। एक नया जन आंदोलन टाइप का छत्तीसगढ़ में हो गया। और छत्तीसगढ़ मॉडल जो देश में पसंद किया जा रहा है अभय जी, वो ऐसे ही नहीं पसंद किया जा रहा है, दूसरे स्टेटों में लोग अपना रहे हैं। क्योंकि लगातार मैंने जैसा कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में जाके हम उनसे ही पूछ के जब हम योजनाएं बनाते हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनकी जरूरतें क्या है, उसको देख के ही हम सारी चीजों को बनाते हैं। और मुझे लगता है अमित जी, कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। और आप तो पता ही होगा, किसी भी राज्य में सरकारी कर्मचारी, खासतौर पे जो शिक्षक हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी हैं, सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इस तरह के जो तमाम तरह के लोग हैं, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है नीति निर्धारण में तो नहीं कहें, लेकिन पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यही वो वर्ग है जो सरकार की योजनाओं को, उसकी नीतियों को सामने लेकर जाता है आम आदमी के बीच में। तो अगर इसके मन में कोई टीस है तो उसको पूरा करना निश्चित तौर पे सरकार की प्राथमिकता होती है। इसकी उम्मीद पूरी होगी बजट में? अभय जी देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की फिजाओं में वो जिस भी लोगों ने देखा है, जब कर्मचारी भाई फटाखा फोड़ रहे थे, मिठाई बांट रहे थे और मुख्यमंत्री जी को बार बार साधुवाद और धन्यवाद दे रहे थे, तो हम तो ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ की विकास में इन कर्मचारी भाइयों बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जो भी हमने वादे किए, हम पे प्रश्न उठाने का अधिकार बीजेपी को क्यों नहीं है, वो आपको मैं बता दूं। क्योंकि हम 36 वादे हमने पूरे किए और 4.5 साल में हमने 26 से ज्यादा वादे पूरे कर दिए। और इन्होंने तो 3, 8 और 13 में जो भी वादे किए थे, जुमलेबाजों की सरकार थी। और अगर अच्छा काम करते तो छत्तीसगढ़ की जनता हमें आशीर्वाद प्यार देके, चलिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको प्यार दिया क्योंकि बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर सके, इसके बावजूद आप पर आरोप लगाती कि आपने वादे पूरे नहीं किए। निश्चय जी, जवाब। बड़े मजे की बात है अभय भैया जी, ये बताइए, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक 3 बार चुनाव जीती है, विधानसभा के चुनाव, तो जनता ने यूं ही आशीर्वाद नहीं दिया था। अब ये पहली टर्म में ही आए हैं, ये पहली है, ये अंतिम टर्म है, इसमें ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, नाऊ बाल सामने आ रहे हैं। आप बजट रखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने कितना बजट किया है,
ये भी स्पष्ट हो जाएगा जितने प्रकार के कर्मचारियों से आपने जो वादे किए थे, क्योंकि इसके बाद तो आपके पास अगला बजट नहीं है, 5 साल में पूरा करने का अंतिम बजट है, तो ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे स्पष्ट आ जाएगा। जो महिला स्व सहायता समूहों के ऋण माफी की बात थी वो आप करेंगे कि नहीं स्पष्ट हो जाएगा। जिन महिला स्व सहायता समूहों से आपने काम छीने और उसको हरियाणा की कंपनी को दे दिया भैया, तो क्या यहाँ पे उनके रोजगार के लिए कोई काम, महिला समूहों के रोजगार के लिए आपके पास में कोई नीति योजना राशि उसके लिए है कि नहीं, ये स्पष्ट हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपने जितने वादे किए थे, शराबबंदी का वादा किया था जिसका सीधा असर रेवेन्यू पर होता है, आपकी नीयत खुल जाएगी। इस 5 साल में आपने शराबबंदी करने को लेकर के, हम 5 साल का समय है ऐसा बोलते रहे हैं, 7 मार्च को क्या बोलेंगे वो हम सुनेंगे। हमारा एक निवेदन आपसे ये है कि ये केवल जुमलेबाजी का विषय नहीं है जो आप लब्बो लुआब में भरी हुई बड़ी बड़ी बातें करें, आप तो ठोस तरीके से बताइए कि जिनका नियमितीकरण होना है कर्मचारियों का वो कैसे होगा, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं। शायद उसी का जवाब अमित जी देना चाह रहे हैं। अमित जी जवाब। अभय जी, 2 कामों में भाजपा के लोग बहुत माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, एक कुछ पंक्तियां याद आ गई अगर आप कुछ बोले तो। जी जी। कहां इस दौर में वक्त की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। भाजपा ही लोग बेवफाई करेंगे मतलब आप बेवफाई करेंगे, आप तो साफ बोल रहे हैं। कहां वफा की उम्मीद कर रहे हो मतलब आप बेवफाई करने वाले हो, ये पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं। सदस्य चिंटू पिंटू ग्रह के जो है, व्हाट्सएप ग्रह के सदस्य से हमें नैतिकता का पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जी अमित जी बताइए बताइए, अपनी बात पूरी करिए। जी, मुझे कहना है कि भाजपा के लोग 2 कामों में बड़े माहिर होते हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और यही काम वो पिछले 4.5 सालों से कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, कल भी देखिए आप जिस प्रकार से इन्होंने एक मुद्दा उठाया, वो हार वाला, लगातार उस पर हमने भाजपा ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया भैया। अमित भैया क्या है, हाँ कहाँ मुद्दा उठाया भैया अमित भैया, आप खुद ही उठाते हो, खुद ही उसका वो करते हो प्रचार, क्योंकि आपको चीजों से ध्यान भटकाना है। किसने उठाया मुद्दा बताइए, किसने उठाया मुद्दा बताइए। नॉट द करेक्ट वे, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट प्लीज। देखिए आपका मौका आएगा, मैंने बड़े धैर्य पूर्वक सुना। भाजपाइयों को इतना बेताबी क्यों है, इतना धैर्य की कमी क्यों है, इतना सुन लीजिए मेरे भाई। हमें पता है भूपेश बघेल पार्टी का लीडर आपके पास नहीं है, ये आप मुद्दाहीन हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन इतना घबराइए मत। रही बात आपने कहा, हम छत्तीसगढ़ की जनता के अनुरूप ही बजट लाएंगे आपके माध्यम से। अभय जी मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सभी का ध्यान रखा जाएगा, और लोग ऐसे ही नहीं कहते भूपेश है तो भरोसा है। चलिए एक बार आपके पास कॉमन में जरूर आना चाहूंगा। जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें सीधा सीधा मुद्दा जो है वादों और उन वादों को पूरा न करने को लेकर हो रहा है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस की सरकार ने 4.5 साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। कर्मचारी असंतुष्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, शराबबंदी जो है वो एक मुद्दा बार बार उछल कर आता है कि शराबबंदी नहीं की गई। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही है कि 4 साल में नहीं दिया, अब दे रहे हैं। जब देने की बात होती है तो बीजेपी ये भी कहती है कि साहब बेरोजगारी तो आप खुद ही कहते हैं कि नहीं है, तो दे किसको रहे हो। तो क्या आपको लगता है कि सदन में अच्छी गर्मागर्मी देखने को मिलेगी? देखिए निश्चित तौर पर विपक्ष लगातार कह रहा है, आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार को घेरेंगे। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले जब घोषणा पत्र में वादा किए थे, खासकर शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि उससे महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट जो है कांग्रेस पार्टी को दिया था। लेकिन अब शराबबंदी नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष इसको सदन में ये मुद्दा उठाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अनियमित कर्मचारी को नियमितीकरण का है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो बजट आने वाला है उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हुए नजर आते हैं कि किसानों की सरकार है, इस पर बड़ी जो प्रावधान वो लाने वाले हैं। क्योंकि 2800 रुपए क्विंटल जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए कि इस बार जो 2800 रुपए क्विंटल जो है वो किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके दूसरी बड़ी बात है, किसान लगातार, कल भी आपने देखा था कि किसान 20 क्विंटल जो है प्रति एकड़ जो है मांग कर रहे थे, तो इसको लेकर 20 क्विंटल खरीदी इस बार आने वाले जो धान खरीदी में वर्ष में कर सकती है। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं वो छत्तीसगढ़ सरकार कर सकती है। क्योंकि पिछले बार जब आपने देखा था 2018 का चुनाव हुआ था, तो किसानों के बलबूते पर छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, एक बड़ा वोट बैंक जो है किसानों का है। तो ऐसे में दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा है, थोड़ा समय चाहूंगा आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार सरकार को घेरती नजर आई थी,
16 लाख मकान छीनने का आरोप जो है लगातार बीजेपी लगाते रही है। इस पर क्या प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार लाती है, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बिल्कुल, यानी लगातार दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। एक किसान जिसने पिछली बार भी कांग्रेस को सत्ता दिलाई है, और दूसरा जो है आवास का, पीएम आवास का मुद्दा, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो रही है। निश्चय जी, पिछली बार कांग्रेस ने एक तरह से आपसे जो है सबसे बड़े वर्ग को छीन लिया था। 2,500 रुपये जो एमएसपी की घोषणा करके धान पर उसने सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया था। अब अगर वो 2,800 रुपये प्रति क्विंटल का वादा कर देती है और प्रति एकड़ 15 के बजाय 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा करती है, तो इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखिए, ये इस तरीके की बातें प्रस्तुत जरूर की जाती हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूं कि वास्तव में शराबबंदी का जो विषय था उसका गहरा प्रभाव महिला वोटर्स पे था। और ये कहना कि केवल किसान के कारण से जीत गई है, ऐसा ये थोड़ा सा गलत विश्लेषण होगा। दूसरी बात, कर्मचारियों से, जितने कर्मचारी आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में कर्मचारी आंदोलनरत हैं, इन सबसे वादा किया गया था। और मैं आपसे एक बात बताऊं, जैसे मुख्यमंत्री जी बड़े इसको गर्व से बोलते हैं कि वो किसान के बेटा हैं, तो किसान का बेटा केवल मुख्यमंत्री नहीं होता भैया, वो शिक्षा कर्मी भी होता है, वो आंगनबाड़ी, जो छोटे किसान हैं बेचारे, उनके यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी भी होते हैं, जिनके साथ आपने वादा खिलाफी की है। ये विषय ये है कि सर्वांगीण विकास सभी वर्गों से जो इन्होंने वादे किए थे, ये इसमें पूर्णतः असफल हुए हैं, और ये अपने एक हवा बनाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, किसानों का जहां तक विषय है, जो छोटे किसान हैं, आधा एकड़ पौन एकड़ वाले किसान, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है, उनको भूपेश बघेल देते कितना है? 4-5 हजार रुपए साल का। कितना पैसा देते हैं? 4-5 हजार रुपए साल का देते हैं। मोदी जी उनको किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए देते हैं। उन गरीब लोगों का, उन गरीब किसानों का इन्होंने प्रधानमंत्री आवास छीन लिया, 1.5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। उनसे जो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं उसको भुगतना पड़ता है। उसको जो बारदाने और टोकन की समस्या आती है, वो किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमको केवल इसको 2500-2800 ऐसे नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा उनके लिए काम किया, अंत्योदय के लिए काम किया, और आगे भी करेगी। और छोटे किसानों का जो भला भारतीय जनता पार्टी कर सकती है अपनी सोच के साथ, उसको वो इस बार आपको अमली जामा पहनने दिखाएगी। चलिए अमित जी, इसका जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी का ये साफ साफ कहना है कि किसानों के लिए जो घोषणाएं की जा रही हैं उनका फायदा केवल बड़े किसानों को मिल रहा है। सीमांत और जो लघु किसान हैं उनको बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा इससे हो नहीं रहा है, और बीजेपी की निगाहें वही हैं। अभय जी, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर कोई समृद्ध, खुशहाल और सशक्त हुआ है तो हमारे किसान भाई। और वो सरकार जो देश में किसानों के लिए 3 काले कानून लाई थी, और जिन्होंने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लागत दुगनी कर दी, वो अगर प्रश्न उठाएं तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पीड़ा कुछ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री अमेरिका से आते हैं और अपना महल देखने चले जाते हैं, लेकिन उन किसान आंदोलन में नहीं गए। ये वही भाजपा के लोग हैं जिन्होंने किसान भाइयों को क्या क्या नहीं कहा था। 702 किसानों की जान चले गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं एक किसान है, किसान पुत्र इन्होंने कहा। चलिए, समय की कमी है, जो आरोप आपने लगाया उसका जवाब संक्षेप में ले लेते हैं। निश्चय जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कि आय दोगुनी करने का वादा किया लेकिन लागत दोगुनी कर दी। बिल्कुल अमित जी, मैं निश्चय जी से इसका एक बार संक्षेप में जवाब। निश्चय जी, संक्षेप में जवाब। देखिए, मैं एकदम स्पष्ट कह रहा हूं कि जो पैसा छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही है, उसका 90% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार से आ रहा है। और अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं किसानों की आमदनी बढ़ी है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है एमएसपी इतनी जिस दर से बढ़ाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस करके हुआ है। और इसका गणित ही ऐसा होता है, समस्त किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। उसके साथ साथ छोटे किसानों को जो पीएम आवास ये सम्मान निधि का 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है, भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आधा एकड़ वाले के लिए वो कितना पड़ता है, आप देखिए उसका गणित करके। आप ये पैसा जो है ना, इनकी आमदनी को वो दुगना करके और उनकी लागत को कम करके, दोनों ही दिशाओं में प्रयास करके केंद्र सरकार ने बड़ा काम किया है। और जो जिस हद से समर्थन मूल्य की राशि बढ़ी है, कुल मिलाकर के जो भुगतान होने लग गया है, वो मल्टीफोल्ड बढ़ा है पिछले समय में और मोदी जी की सरकार में। और मैं एक बात आपसे कहता हूं कि किसानों की समृद्धि, और जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास 1.5 लाख रुपए मिलता है, आपने छीना उनसे, वो मिलता उनको। आप ये देखिए, उनकी लागत। एक बात कही कि किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है उसका अधिकांश हिस्सा केंद्र सरकार देती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे देना चाहता हूँ, विनम्र सवाल जी। जब कोई व्यक्ति कार खरीदने जाता है तो वो कार की
कंपनी का नाम जानता है। जी। अगर कोई माइनर ये कहे कि भैया ये लोहा जो कार में लगा है वो मेरी माइन से निकल कर आया है, या कोई टायर बनाने वाली कंपनी कहे कि इसका रबर जो है उसका उत्पादन मैंने किया, तो क्या कस्टमर पर उसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये बात सारे किसान जागरूक हैं और जानते हैं जी। कि जो समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है उसका पैसा जो एकमुश्त आता है वो केंद्र सरकार से आता है। ये जागरूक हैं किसान, और ये हमेशा से मोदी जी इसमें बढ़ चढ़ के पैसा देते रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे ज्यादा पैसा मोदी जी की चलिए, सरकार ने केंद्र दिया ने है, ये उनको सबसे पता है। ज्यादा पैसा दिया है, इसलिए किसान राज्य सरकार से प्रभावित नहीं होंगे, ये निश्चय जी का क्लेम है। और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो बजट सत्र है और कल से शुरू हो रहा है, तो गहमा गहमी क्या रहेगी और सरकार अपने पिटारे में से क्या निकालकर किस वर्ग के लिए क्या लेकर आती है, इस पर अभी फिलहाल सबकी निगाहें हैं। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे कल से शुरू होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की, और अगर देखा जाए तो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश में भी कल बजट आ रहा है, तो वहाँ भी निगाहें रहेंगी। बहुत सारी घटनाएं होने जा रही हैं, इन सब पर हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।